नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे यूसीसी की। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। बता दें कि उत्तराखंड पहला राज्य बना है जहां पर यूसीसी लागू हुआ है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो उत्तराखंड यूसीसी बिल पास करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड ध्वनि मत से पास हो गया। बिल पास होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला। उत्तराखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी जोरदार जश्न देखने को मिला, जहां ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। बता दें कि सीएम धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में यह बिल पेश किया था। बिल पेश होने के बाद अब इसे राज्यपाल को भेजा जाएगा और राज्यपाल की मोहर लगते ही यह बिल कानून बन जाएगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे। बता दें कि बीजेपी ने साल 2022 के ही विधानसभा चुनाव के दौरान यूसीसी लाने का वादा किया था। जैसे ही ये बिल कानून की शक्ल लेगा, वैसे ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा और ऐसा ना करने पर 6 महीने तक की सजा उन्हें हो सकती है। इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी भी गैर कानूनी मानी जाएगी। बिल पास होने पर सीएम धामी ने कहा है, यह दिन उत्तराखंड के लिए बहुत खास है। राज्यपाल की मोहर लगने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या बदलेगा, आपके लिए यह समझना जरूरी है। संपत्ति के अधिकार के तहत बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में बराबरी हिस्सेदारी मिलेगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूसीसी उस संपत्ति को पति अथवा पत्नी और बच्चों में समान रूप से बांटने का अधिकार देगा। इसके अलावा मृतक के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। बता दें कि पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को ही मिलता था और अगर तलाक की बात करें तो पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। तो वहीं लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा और इस नियम में अनुसूचित जाति के लोगों को छूट मिलेगी। अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी लिव इन में रहने वाले कपल की ही होगी और दोनों उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा। इससे राज्य में हर बच्चों को पहचान मिलेगी। बता दें कि यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें 400 सेक्शन हैं और करीब 800 पन्नों की ये रिपोर्ट है, जिसमें 2,31,000 सुझावों को शामिल किया गया है। 30,000 लोगों से कमेटी ने सीधा संपर्क किया। सभी धर्मगुरुओं, संगठनों, सियासी पार्टियों और कानून के जानकारों से बातचीत करने के बाद ड्राफ्ट को तैयार किया गया। बता दें कि यूसीसी उत्तराखंड की जनजातियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही उत्तराखंड में 5 प्रकार की जनजाति थारू, बोक्सा, राजी, भेटिया और जौनसारी समुदाय रहते हैं। चीन के साथ 1962 की लड़ाई के बाद 1967 में इन जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जनजाति समुदाय में शामिल करने के लिए अधिसूचना किया गया था। तो उत्तराखंड में बिल पास हुए यूसीसी को लेकर महिला आयोग का भी बयान सामने आया है। बता दें कि महिला आयोग ने यूसीसी को लेकर बयान दिया और कहा है कि इससे उत्तराखंड में लोगों को फायदा मिलेगा। तो यूसीसी पर उत्तराखंड महिला आयोग का रिएक्शन भी सामने आया। आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का कहना है कि यूसीसी से महिलाओं को काफी फायदा मिलेगा, खासतौर पर मुस्लिम समाज की महिलाओं को ज्यादा फायदा इस यूसीसी बिल से मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य महिला आयोग ने भी यूसीसी कमेटी को अपने सुझाव दिए थे, जिसमें लिव इन रिलेशन को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी। उन्होंने कहा कि अब विवाह के रजिस्ट्रेशन होने पर कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। इसके अलावा 18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को लेकर कि इस बिल में जो देखा गया है वो महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है कि महिलाओं के लिए वास्तव में जब हमारी जो महिलाएं हैं अगर शादी हो जाती है तो कई बार शादी रजिस्टर नहीं हो पाती है, तो उसके बाद क्या है कई बार पति छोड़ने से ले और जिस प्रकार के केसेस हम देख रहे हैं वो सारी चीजें वहाँ पे आती हैं। और 18 साल से नीचे की जो बेटी है उसको मतलब उसकी शादी में जो प्रतिबंध है, ठीक है, जब बच्ची 18 साल से नीचे की है तो उसकी शादी 18 के बाद ही होनी चाहिए। और तमाम सारी जो योजनाएं उनको लेके महिलाओं को लेके प्राथमिकता से लिया गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून की। बता दें कि यहाँ कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के घर रेड हुई। ईडी ने इनके घर पर रेड डाली।
तो उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत के आवास पर ईडी की टीम ने छापा मारा। बता दें कि डॉक्टर हरक सिंह रावत ने के दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़ जैसे 16 ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा। भले ही ईडी के अधिकारी इस छापेमारी पर बात ना कर रहे हों, लेकिन एक चाबी बनाने वाले लड़के वाजिद ने इस मामले को लेकर जानकारी दी। वाजिद ने बताया कि उससे अलमारी की चाबी बनाने के लिए संपर्क किया गया था। उसने चाबी बनाई और वहां से सिर्फ एक फाइल ही निकली। वाजिद ने बताया कि उससे चाबी बनाने में करीब 2 घंटे का समय लगा। इस दौरान घर में ईडी के 4 से 5 अधिकारी मौजूद थे जो लगातार चर्चा कर रहे थे। यहाँ पे सर मैं 11 बजे पहुंचा था, अलमारी की चाबी बनाने आया था की जो अलमारी 1 से 1.5 घंटा लगाया उसमें चाबी बनाने में। अंदर कौन कौन मौजूद थे? अंदर 6 से 7 आदमी थे। मंत्री जी थे? मंत्री जी नहीं है थे, उनकी वाइफ थी। तो चाबी अलमीरा का बनाने के बाद अलमीरा खुला, उसमें क्या था? अलमारी खुलने के बाद उसमें फाइलें थी, बाकी मुझे कोई और सामान नहीं मिला। कितनी अलमीरे की चाबी आपने बनाई? एक अलमीरा थी, उसकी चाबी बनाई है। और उसके अंदर कुछ नहीं मिला? उसके अंदर सिर्फ फाइलें हैं, बाकी उसके अलावा कोई सामान नहीं है। तो ईडी जो पूछताछ कर रही है, क्या मंत्री की वाइफ से भी पूछताछ कर रही है क्या? मंत्री की वाइफ से ही कॉन्टैक्ट हुआ था, सीधा उनसे ही बातचीत हुई, तभी जाके खोल ली। वैसे हम खोल देने अलमारी, हम प्रूफ लेते हैं। अंदर के माहौल को बताइए थोड़ा, कैसा है अंदर का माहौल? तो देखो, बाकी उनकी मीटिंग चल रही है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रही है, बाकी तो उससे भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी उनके मीटिंग कर रहे हैं, बैठे हैं 3-4 आदमी बातें कर रहे हैं अपनी। क्या कितने लोग हैं ईडी के? कितने लोग हैं ईडी के? 4-5 आदमी है जी। और आपसे संपर्क किसने किया था? संपर्क यहाँ पे एक सर्वे चौक पे ऑफिस है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी की। बता दें कि उत्तराखंड में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल पड़े हैं। तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना हो गया है। बद्रीनाथ धाम करीब 2.5 फीट बर्फ गिरने की खबर सामने आई है, तो वहीं औली भी 1.5 से 2 फीट बर्फ गिरने की खबर सामने है। बर्फबारी के बीच कई पर्यटक पैदल ही औली का दीदार करने यहां पहुंच रहे हैं। वहीं बीआरओ और नगर पालिका मुस्तैदी से औली रोड पर स्नो कटर और मजदूरों के साथ बर्फ को हटाने में जुट गई है। बर्फबारी से जोशीमठ के पर्यटन कारोबार समेत किसान खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। औली के अलावा अलकनंदा घाटी के पंडेश्वर, लामबगड़, हनुमान चट्टी, लोकपाल घाटी में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। तो वहीं वो धौल गंगा घाटी, नीति घाटी और मलारी बॉर्डर रोड पर भी जबरदस्त हिमपात हुआ है। कल रात से औली में बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है, जिसका कि पर्यटन कारोबारी, पर्यटक और स्कीइंग प्रेमी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि औली में कब बर्फ गिरेगी। काफ़ी इंतजार के बाद कल रात से औली में लगातार स्नोफॉल हो रही है, और जिससे कि यहाँ पे पर्यटकों के चेहरे, स्कीइंग प्रेमियों के चेहरे, सबके चेहरे एकदम खिलखिला उठे हैं, और जिससे कि पर्यटन को कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और स्कीइंग प्रेमी स्कीइंग का लुत्फ उठा सकेंगे। देखो, हालांकि काफ़ी देर बाद, काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे बर्फ़बारी हुई और अच्छी बर्फ़बारी हुई, और अगर 1-2 दिन और ये बर्फ़बारी पड़ती तो फरवरी लास्ट तक इसकी रहने की संभावना होती। और जहाँ तक ना के बराबर थी यहाँ पे बर्फ़, और अब पड़ी हुई है, तो ये एक काफ़ी फ़ायदेमंद होगा टूरिज़्म इंडस्ट्री को लेकर के। और चाहे वो होटल्स इंडस्ट्री हो, चाहे वो लोकल लोग जहाँ पे स्कीइंग्स वगैरह करवाते हैं, जो कोर्सेज वगैरह चलते हैं, तो एक ये प्लस पॉजिटिव साइन होगा। हालांकि स्कूल खुल गए हैं और टूरिस्ट का रुख थोड़ा कम होगा, बट एटलीस्ट ना होने के बावजूद। तो बुलेटिन में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां धामी सरकार हल्द्वानी में हेली सेवा की शुरुआत करने जा रही है। तो हल्द्वानी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पहाड़ी इलाकों में हेली सेवा शुरू करने जा रही है। चंपावत, पिथौरागढ़ और मुंशियारी के लिए हेली सेवा शुरू की जाएगी, जिसके लिए हेलीपैड में ट्रायल किया गया है। बता दें कि ये 7 सीटर हेलीकॉप्टर रोजाना 2 चक्कर में अपनी सेवाएं देगा, और डीजीसीए की टीम हेलीपैड में फाइनल निरीक्षण करेगी, जिसके बाद जल्द ही इसकी शुरुआत होगी, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत ही लाभ होगा। इस मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और हेरिटेज एविएशन समेत युकांडा की टीम मौजूद रही। देखिए, गोलापार जो हेलीपैड है, यहाँ से आज ट्रायल स्टार्ट हुआ है, और डीजीसीए की टीम ने इसका निरीक्षण करना है। यहाँ से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुंशियारी के लिए हवाई सेवा स्टार्ट की जा रही है, जिसमें कि 7 सीटर हमारा चॉपर है। उसमें ये प्रतिदिन 2 चक्कर लगाएगा,
और अभी इसकी ट्रायल डीजीसीए द्वारा की जा रही है। अनापत्ति देने पर फिर यहाँ पे नियमित रूप से रूटीन पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा ऐसा कहने का मानना निश्चित रूप से पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि मुनस्यारी और पिथौरागढ़ के डिस्टेंस ज़्यादा है और हवाई सेवा से अगर इसे जोड़ा जाता है तो काफ़ी समय की भी बचत होगी और यात्रा भी आसानी से होगी। कब तक शुरू होने की उम्मीद है इसको? तो बुलेटिन में बात विकासनगर की कर लेते हैं, जहां जल जमाव ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। तो विकासनगर में कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क के किनारे का काम किया था, जिससे बड़े बड़े गड्ढों के साथ अब वहां पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप भी ग्रामीणों ने लगाए। अधिकारियों द्वारा यहाँ पर बाबूगढ़ विकासनगर में कार्य किया गया था, जिसमें अब देखने को ये आता है कि यहाँ पर लगातार अभी 2 दिन की बारिश में ही इतना पानी भर गया कि लोगों की दुकानों के आगे सारा का सारा पानी इकट्ठा हो गया। ना तो अधिकारियों द्वारा कोई वाटर लेवल लिया गया, ना कोई नाप तोल ली गई, ना यह देखा गया कि पानी की जो निकासी होगी, पानी अगर इकट्ठा होगा तो वो कहाँ से निकलेगा। अब समस्या यह है कि जो दुकान के अंदर जो लोगों के कस्टमर आएंगे वो कहाँ से आएंगे, और यहाँ मच्छर लगातार इकट्ठे हो रहे हैं। ये देखिए तमाम बीमारी फैलने की आशंका है। इससे सभी दुकानदारों को परेशान हो रही है। एक्चुअली ग्राहक किसी दुकान पे नहीं आ पा रहे हैं, ग्राहक आगे जा रहे हैं, पानी इतना भर चुका है कि ग्राहकों आने में समस्या हो रही है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को बोलने के बाद भी इस समस्या को निवारण नहीं किया गया। क्या मानते हो क्या कर रहे हैं? ये भी खाना पूर्ति सिर्फ ये पैसा कमाना और कुछ नहीं है। किस जगह की बात है? ये बाबूगढ़ चुंगी राम मंदिर की। तो बुलेटिन में बात काशीपुर की कर लेते हैं, जहां सीएम पोर्टल पर शिकायत करने के बाद एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डेंटल क्लिनिक पर छापा मारा। तो उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम का एक्शन देखने को मिला। टीम ने अवैध डेंटल क्लिनिक को छापेमारी के बाद सीज कर दिया है। दरअसल काशीपुर के जसपुर खुर्द में संचालित साबिन डेंटल क्लिनिक के खिलाफ सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई थी, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी की टीम के साथ छापेमारी करने मौके पर पहुंचे। छापेमारी के दौरान पता चला कि ये क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन और बिना डॉक्टर की डिग्री के ही चल रहा था। क्लिनिक संचालक दानिश रामपुर के स्वार का रहने वाला बताया जा रहा है, जो केवल 12वीं ही पास है। सीएमओ ने बताया कि दानिश डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स कर रहा था, लेकिन उसके पास क्लिनिक संचालन से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं मिला, जिसके बाद क्लिनिक को सीज कर दिया गया। देखिए, लगातार इस क्लिनिक के खिलाफ जो है सीएम पोर्टल पर शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उसी के क्रम में आज हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जो व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, ना तो उसके पास कोई डिग्री है और ना ही इसका क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, ना ही रजिस्ट्रेशन कराया गया। तो ये दोनों अनियमितता पाएगी, रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से और अनक्वालिफाइड आदमी द्वारा संचालन किए जाने के कारण इसको जन स्वास्थ्य को देखते हुए, ताकि जन स्वास्थ्य की हानि ना हो आगे, एक अशिक्षित। तो बुलेटिन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां लोगों ने जॉर्ज एवरेस्ट पर फीस की मांग को ना लेने की मांग की है। तो मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने सीएम धामी के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में एंट्री फीस, अनधिकृत बैरियर और पार्किंग हटाने की मांग लोगों की तरफ से की गई है। मांगे पूरी ना होने पर मार्च महीने में सरकार और जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के संचालकों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी एसोसिएशन के लोगों ने दी है। जॉर्ज एवरेस्ट जो एक मसूरी का बहुचर्चित पर्यटक स्थल है और उत्तराखंड सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके ये पर्यटक स्थल बनाया गया, लेकिन बहुत ही खेद का विषय है कि इस पर्यटक स्थल को निजी हाथों में प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया गया और जब ठेकेदार को दे दिया गया तो वहाँ पर हमारे स्थानीय निवासियों द्वारा जब वहाँ जाया जाता है तो उनसे जो है प्रवेश शुल्क लिया जाता है 200 रुपये प्रति व्यक्ति, और गाड़ी का प्रवेश शुल्क 1000 रुपये लिया जाता है, पार्किंग शुल्क। और ये गाड़ी की पार्किंग जो है ये निजी नगर पालिका की जो पार्किंग है उस पर गाड़ी खड़ी की जाती है। हम इन सब बातों का बहुत घोर विरोध करते हैं। पर्यटकों को लूटा जा रहा है, पर्यटक ठगा सा महसूस करते हैं, मसूरी की छवि खराब हो रही है, मसूरी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, नागरिकों का शोषण हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने आज एक ज्ञापन दिया है। साथ में हमने ये भी मांग करी है कि जॉर्ज एवरेस्ट में जो भी गतिविधि हो उसमें स्थानीय व्यापारियों को, स्थानीय नागरिकों को, स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर। तो बुलेटिन में बात चमोली की कर लेते हैं, जहां शादी समारोह में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
तो चमोली में शादी समारोह के दौरान एक युवक ने दूसरे युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। जानकारी के मुताबिक दोनों एक ही विभाग में काम करते थे। शादी समारोह में इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। साथ ही पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। देखिए, हमारे पास रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे के करीब मनमोहन नाम का पेशेंट आया है। शादी समारोह में पेट में और छाती में और हाथ में, लेफ्ट वाले हैंड में कुछ स्टैब इंजरी थी, चाकू से बताई जा रही थी। तो इंजरी जो प्राइमरी इंस्पेक्शन के दौरान देखी तो वो इतनी डीप तो नहीं थी, और इसके साथ ही हमने छाती का एक्सरे भी करवाया, पेट का अल्ट्रासाउंड भी करवाया, पेट का एक्सरे भी करवाया, और हाथ की भी हमने जांचें जो करी थी उसके हिसाब से कोई गंभीर किस्म की बीमारी तो नहीं लगी थी। कुछ किस्म की थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रही थी, जो कि इमरजेंसी में ही टाँके लगवा करके रोक दी गई थी। चमोली क्षेत्रांतर्गत एक विवाह समारोह में दो युवक जो कि आपस में मित्र भी थे और साथ ही विवाह समारोह में गए थे, उनके मध्य किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसमें चाकूबाजी की घटना हुई है। एक पीड़ित का उपचार जिला अस्पताल में हो रहा है। तो बुलेटिन के आखिर में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं। उत्तरकाशी में परशुराम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। तो उत्तरकाशी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। मां गंगा और यमुना के इस मायके को पुराणों में सौम्य काशी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरकाशी में 8वीं शताब्दी में बने भगवान परशुराम के मंदिर का वर्णन केदार खंड नामक अध्याय में मिलता है। मान्यता है कि इस जगह पर परशुराम ने भगवान शंकर की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने परशुराम को फरसा भेंट किया था। तभी से उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं कि जो भी कोई भक्त इस मंदिर में दर्शन करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जानकारी के मुताबिक 18वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इस स्थान को सौम्य काशी नाम से भी जाना जाता है उत्तरकाशी में। अगर आप स्कंद पुराण के केदार खंड में देखेंगे तो उत्तरकाशी को सौम्य काशी भी संबोधित किया गया है। और क्योंकि सौम्य काशी, क्योंकि परशुराम भगवान का मंदिर है, परशुराम जी बड़े क्रोध रूप वाले थे, और जब उन्होंने यहाँ तपस्या की तो उनका जो स्वरूप था वो सौम्य हो गया, इसलिए उत्तरकाशी को सौम्य काशी नाम से भी जाना जाता है। और मंदिर के गर्भगृह की अगर हम बात करें, मंदिर के गर्भगृह में जो शिला है, एक ही शिलाखंड पे, काली शिलाखंड पे भगवान विष्णु के जो दशावतार हैं उनको उत्कीर्ण किया गया। और अवतारों में हम कह सकते हैं परशुराम अवतार हैं, राम अवतार हैं, कल्कि अवतार हैं, नरसिंह अवतार हैं, बरा अवतार हैं, वामन अवतार हैं, कल्कि अवतार हैं, बुद्ध अवतार हैं। सारे जो अवतार हैं एक ही शिलाखंड पर उत्कीर्ण किए गए मंदिर में। और क्योंकि ये भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम जो उत्तरकाशी से जो काशी विश्वनाथ जी का जो लिंग है, मतलब तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।